हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी जीएस पोस्टमार्टम क्लास पार्ट 12 के बारे में। और आज की इस वीडियो में भी हम दोस्तों जीएस के यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के कंप्लीटली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न रिपीटेड होते हैं और आगे वाले एग्जाम्स में भी आपके ये प्रश्न आ सकते हैं। खासकर जिनका भी एग्जाम है अगले महीने लोअर पीसीएस का 12 तारीख को, और साथ ही साथ वीडियो वाला एग्जाम, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले के 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारी उत्तराखंड की और हिंदी की भी पोस्टमार्टम क्लासेस चल रही हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगामी एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लासेज होने वाली हैं। क्लास पसंद आती है तो रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि आगे भी इस पार्ट्स को या इस सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके। तो पिछली वीडियो में हमने 60 तक के प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। आज से हम दोस्तों शुरू कर रहे हैं अगला प्रश्न कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY को कब शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक से मानी जाती है। और उत्तराखंड में दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय को हरित क्रांति के प्रारंभिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और वहीं आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो नॉर्मल बोरलॉग साहब को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, जिसे हम दोस्तों श्वेत क्रांति नाम से भी जानते हैं। तो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। डेयरी या फिर दुग्ध उत्पादन यानी कि मिल्क से संबंधित है दोस्तों क्या, ऑपरेशन फ्लड। और ऐसे ही कुछ हमारी अन्य चीजें भी होती हैं, जैसे कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली से है। काली क्रांति का संबंध किससे है, पेट्रोलियम से है। और सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी, शहद और फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन या डेयरी उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फल उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 64वां कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। और विश्व में भारत का स्थान चाय उत्पादन के मामले में कौन सा है, तो दूसरा है। ठीक है, तो भारत विश्व में चाय उत्पादन के मामले में कौन सा देश है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जबकि चीन क्या है, चाय उत्पादन मामले में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश है। तो भारत में पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो असम है। और वही विश्व में कौन है चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश, वो हो जाएगा दोस्तों चीन। और चीन के बाद दूसरे स्थान पे कौन है, वो है भारत। अब आप लोगों से दोस्तों यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है कि उत्तराखंड का भारत में चाय उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है 65वां कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी का क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गेहूं फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और गेहूं हमारी किस प्रकार की फसल है दोस्तों, गेहूं हमारी रबी की फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बायोस का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एक कंप्यूटर का प्रश्न है, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ। ठीक है, तो महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ था, 1929 में हमारा महामंदी का वर्ष शुरू हुआ था। अगला प्रश्न 69वां गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। और ये गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि फसलें किस प्रकार की फसलें हैं। तो ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ की फसलें या हम इसे मानसूनी फसलें भी कहते हैं। खरीफ की फसल कौन सी होती है दोस्तों, ऐसी फसलें जो कि मई जून जुलाई के आसपास में बोई जाती है, मई जून के आसपास में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये हमारी खरीफ की फसल होती है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, शरबत, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी हमारी खरीफ की फसलें हैं। और कोई भी ऐसी फसल जो कि मई जून में बोई जा रही है या मई या जून के आसपास या जून या जुलाई के आसपास में और उसे सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास में काटा जाता है, तो ये हमारी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। बहुत बार दोस्तों यहाँ से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी रबी की फसल है। ठीक है, जबकि रबी की फसल जस्ट
खरीफ की फसल का अपोजिट होती है, जिसे सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के आसपास में बोया जाता है और अप्रैल मई के पास आसपास में काट लिया जाता है, वो हमारी रबी की फसल होती है। और खरीफ की फसल को ही मानसूनी फसल भी कहते हैं, क्योंकि ये मानसून आने पर यह फसल बोई जाती है। ठीक है, वर्षा के या जल की अधिकता पाई जाती है खरीफ की फसलों में। और इसमें से आप दोस्तों कोई भी एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा जो कि खरीफ की फसल का रहेगा, और उसके हिसाब से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों व्यक्तियों ने लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, जिसे हम असेंबली बम केस कांड के नाम से भी जानते हैं, या सेंट्रल असेंबली बम केस कांड के नाम से भी जानते हैं। तो किसने किसने बम फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने। कब फेंका था? 1929 के आसपास में फेंका था। अगला प्रश्न, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस मामले में, या लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार इंपोर्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा गया है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी इस दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सन 1956 में मीना माटा बीमारी किस प्रदूषक के कारण हुई थी? तो सन 1956 में मीना माटा बीमारी जल प्रदूषण के कारण हुई थी। कौन से? जल प्रदूषण के कारण। अगला प्रश्न है 74वां, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया, थॉमस कप। तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है। इसके साथ अग्रवाल कप, चड्डा कप और दीवान कप का संबंध भी बैडमिंटन से ही माना जाता है, तो थॉमस कप याद रखना है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से माना जाता है डूरंड कप का संबंध। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से माना जाता है आगा खान कप का संबंध। जबकि राइडर कप का संबंध किससे है? तो गोल्फ खेल से संबंधित है राइडर कप। तो ये सभी कुछ हमारे कप है जो आपको याद रखने हैं। थॉमस कप बैडमिंटन से, डूरंड कप फुटबॉल से, आगा खान कप हॉकी से और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधीनस्थ या जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनकी नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श पर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायाधीशों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनके जजों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करते हैं। जबकि दोस्तों हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। याद रखना है दोस्तों आपको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट है, राज्य का कोर्ट है, तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नहीं दोस्तों, राज्यपाल यहाँ पे खाली राज्यपाल से परामर्श से लिया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन नियुक्ति कौन करता है हाईकोर्ट के जजों की? वो करते हैं कौन? राष्ट्रपति। याद रखना है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जबकि जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, जो इसके बाद में हमारा सबसे छोटा स्तंभ हम कह सकते हैं न्यायपालिका का, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खसरा क्या है? आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि खसरा नंबर इतने में हम रहते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा कि खतौनी, आपकी खाता खतौनी। आप इस प्रकार के शब्द जो हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कल के दिन आप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का एग्जाम पेपर देते हैं, या फिर आप लोक सेवा आयोग में लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर देते हैं, तो आपके डेली के काम यही रहेंगे, खसरा, खतौनी। ये जो प्रशासनिक हमारी शब्दावली होती है, यहाँ से भी एक दो प्रश्न हमें पढ़ते हुए चलने पड़ेंगे, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न बनेंगे तो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो खसरा क्या होता है? नॉर्मली एक विशिष्ट भूखंड संख्या होती है, यानी कि पटवारी द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेख का रजिस्टर, उसमें आपकी भूमि को जिस नाम से लिखा जाता है उसे खसरा संख्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना खसरा क्या है? विशिष्ट भूखंड संख्या है, और पटवारी द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेख का यह रजिस्टर है। और एक बार यह क्वेश्चन दोस्तों पटवारी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसे खतौनी क्या होती है? जो आपकी भूमि संबंधी दस्तावेज होते हैं, वह हमारी खतौनी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि खाता खतौनी निकलवाने जाना है, तो खतौनी में आपका सब कुछ आ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एमएस डॉस में डॉस का तात्पर्य क्या है? डीओएस का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एमएस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डॉस की फुल फॉर्म होती है, यानी कि डॉस का तात्पर्य क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है दोस्तों 79वां कि मालगुडी डेज, माई डेज और द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर के नारायणन जी हमारे मालगुडी डेज, माई डेज और द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। मालगुडी डेज तो इनकी दोस्तों बहुत फेमस रचना है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। कौन सी? मालगुडी डेज। किसकी है? आर के नारायण जी की रचना है। और ये जो मालगुडी डेज है, इन्हीं की 32 कहानियों का संग्रह इसे माना जाता है, मालगुडी डेज को। अगला प्रश्न है गेहूं, सरसों, मटर, दलहन
किस प्रकार की फसलें हैं? तो गेहूं, सरसों, मटर, दलहन, ये सभी हमारी दोस्तों रबी की फसलें। रबी की फसलें क्या होती हैं? जो कि सितंबर अक्टूबर के आसपास में बोई जाती है और अप्रैल मई के आसपास में काट ली जाती है, हमारी रबी की फसलें कहलाती हैं। याद रखना है आपको, ठीक है। जबकि गेहूं, सरसों, मटर, दलहन और जो भी इस टाइम पे बोया जाता है हमारा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे या नवंबर के टाइम पे, वह सभी हमारी क्या होती है? रबी की फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि किस प्रकार की फसलें हैं? तो दोस्तों ये जायद की फसलें होती हैं। क्या कद्दू, ककड़ी, तरबूज और करेला किस प्रकार की होती हैं? जायद की फसलें होती हैं, जो कि रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य के समय में जो फसल हमारी उगाई जाती है वही हमारी क्या होती है? जायद की फसल होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि का संबंध क्या होता है? भीगी हुई भूमि से होता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। बेनीहाल दर्रा या बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल पहाड़ियों में हमारा बेनीहाल दर्रा या बनिहाल दर्रा स्थित है। ये दोनों दर्रे दोस्तों इतने महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नाथुला दर्रा और बेनीहाल दर्रा। और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे भी आप जरूर देख लीजिएगा, एक प्रश्न वहां से भी एग्जाम में जरूर आता है, मैंने वो वीडियोज बना रखी हुई है, वहां से आप सब देख लीजिएगा। अगला दोस्तों बारालाचला दर्रा या बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह जिले से जोड़ता है। कौन सा? बारालाचा दर्रा। तो याद रखना दोस्तों कि बारालाचा दर्रा किस किस को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था दोस्तों एक बार कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में लेह जिले से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वह है हमारा बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बंधुत्व का शब्द अर्थ होता है क्या? भाईचारे की भावना। क्या? भाईचारे की भावना। और जो हमारा भारतीय संविधान है वह एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा बंधुत्व प्रदान करता है। यानी कि एकल नागरिकता यानी कि एक नागरिकता होगी, राज्यों की हो या हम कहें देश की हो, सभी की हमारी एक नागरिकता होती है। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। और यही भारतीय का जो नारा है हमारा, यही हमारे भाईचारे की भावना को विकास करता है। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न ये भी बना गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की प्रणाली प्रस्तावना में वर्णित किस शब्द का अर्थ बयां करती है? तो बंधुत्व का अर्थ में बयां करती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है? तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ऐसा कहा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि उन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा था, वही हमारा बाद में जाके प्रस्तावना बना। तो वही जो प्रस्तावना किस पर आधारित है? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 88वां कि भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो झारखंड है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र, और दूसरे स्थान पे कौन सा है? उड़ीसा है। ठीक है, तो झारखंड में जो हमारा झरिया कोयला क्षेत्र है, यह भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है, झारखंड। अगला प्रश्न है 89वां केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो 1964 में दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। और एग्जाम में प्रश्न ये बना था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो संथानव समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कव्वाली या सितार के जनक आमिर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि आमिर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। आमिर खुसरो जी को ही तोता ए हिंद नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? तो आमिर खुसरो उसका आंसर दिया गया था, और तोता ए हिंद नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने कितने राजाओं का शासनकाल देखा था? तो इन्होंने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों 91वां कि भारत का विभाजन किस सिद्धांत का परिणाम था? तो भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? तो वियना की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है 93वां कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, जिसे नवंबर 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया था? तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे नवंबर 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष पुनः आरोपित किया? तो 1679 यानी कि 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था। ठीक है, औरंगजेब को सबसे पहले किसने लागू किया दोस्तों? एग्जाम में बहुत बारे प्रश्न पूछा जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। उसके बाद में बहुत सारे राजाओं ने इसे समाप्त किया। वैसे हमें कहते हैं कि अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया, लेकिन उसके बाद में औरंगजेब के द्वारा दोबारा से जजिया कर को शुरू करा दिया गया। ठीक है, और कब किया गया? 1979 में। अगला प्रश्न है कोल्लम संवत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कोल्लम संवत दोस्तों 825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। क्या? कोल्लम संवत। अगला प्रश्न है
इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट से संबंधित जो FTP है इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? तो राजकोष का जो शीर्ष अधिकारी होता था इसे कहते हैं सन्निधाता। क्या? सन्निधाता राजकोष के शीर्ष अधिकारी को कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय पे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। और सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है आपको, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे या पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारत और चीन के मध्य में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ था। तो वही प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चीन के साथ में किए थे। कब किए थे? 29 अप्रैल 1954 को। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2003 के स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल जो 2003 है इसकी जो स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन है .xls, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो अगर आपको दोस्तों देश का राज्यपाल बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, यानी कि आपने 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है कि अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है या विधायक बनना है तो आपके लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु है दोस्तों आपकी उसके लिए 25 वर्ष, यानी कि विधायक बनना है आपको या आपको मुख्यमंत्री बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपकी 25 वर्ष होती है। क्योंकि लोकसभा का सदस्य हमको पता है कि लोकसभा या विधानसभा का सदस्य हमारा मुख्यमंत्री, विधानसभा का मुख्यमंत्री बन सकता है, लोकसभा का हमारा क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? वो है 30 वर्ष, याद रखना है आपको, ठीक है। और वहीं आपको पंचायत लेवल पे कोई भी इलेक्शन लड़ना है तो पंचायत की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु आपको पूर्ण की हुई होनी चाहिए, ठीक है, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह वगैरह के लिए। अगला प्रश्न, पिनाक किसके द्वारा निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है? तो ठीक है, तो पिनाक जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है यह DRDO के द्वारा विकसित एक या निर्मित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं रक्षा संगठन। और 11 मार्च 2019 को पोखरण रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। 2022 में फीफा विश्व कप के 98वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात, UAE फीफा विश्व कप के 98वें संस्करण की मेजबानी करेगा 2022 में, ठीक है। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, डगलस स्टुअर्ट ने अपनी किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? तो सुगी बैन नामक पुस्तक के लिए डगलस स्टुअर्ट ने मैन बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में किया गया है, ठीक है। भाग 4 और अनुच्छेद 51A में किया गया है। क्या मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान था उसमें थे? नहीं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में एक सब क्लॉज 51A जोड़ा गया, जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने? 10 जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारत ने किस देश से ग्रहण किया है? रूस से ग्रहण किया है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि जो पहला हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। अब यहीं से प्रश्न आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा फिर हमारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में? तो भाग 4 अनुच्छेद 51 में है। कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, रूस से हमने ग्रहण किए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 11 मूल कर्तव्य हमारे वर्तमान में हो गए हैं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 11वां कौन सा था? शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के रूप में जाना जाता है, यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। भारत के नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 प्रकार के मूल मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
मूल संविधान में कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। और आर्टिकल 12 से 35 तक हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। भाग 3 में भी हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 में हम समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। 19 से 22 में स्वतंत्रता, यहाँ पे समानता नहीं होगा दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करते हैं। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। और 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। और ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? ठीक है, तो आरटीआई अधिनियम 2009, आरटीआई राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, अधिनियम जो 2009 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो आर्टिकल 21 को, अनुच्छेद 21 को पर आधारित है आरटीआई अधिनियम 2009। और इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो हमारे बालक थे या बच्चे थे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार शामिल किया गया था। तो वही प्रश्न है दोस्तों कि आरटीआई एक्ट कब पारित किया गया? 2009 में आरटीआई एक्ट पारित किया गया। और ये आरटीआई एक्ट लागू कब से हुआ दोस्तों? 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत आरटीआई एक्ट जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आरटीआई एक्ट जोड़ा गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। 11वां मूल कर्तव्य भी हमारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा आरटीआई एक्ट है या आरटीआई अधिनियम है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? तो आर्टिकल 21 को पर आधारित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था और भारत के संविधान आर्टिकल 21 में जोड़ा गया है, ठीक है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार सम्मिलित है। और इसे ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। और ये लागू कब से हुआ था? शिक्षा का अधिकार 2009, आरटीआई एक्ट 2009 कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण थी? ठीक है, तो बंगाल का विभाजन जो घटना है दोस्तों, यह 1905 का स्वदेशी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंगाल के विभाजन के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था 1905 में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल बंगाल में की गई थी, जो कि लॉर्ड कर्जन के जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा के विरोध में था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में ही बंगाल का विभाजन होता है दोस्तों, और उसी जुलाई 1905 में घोषणा होती है बंगाल के विभाजन की। बंगाल विभाजन के समय पे हमारा वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। और इसी के विरोध में फिर हमारा स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, देसी प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम भारतीय महिला गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी, ठीक है। और इन्हें महात्मा गांधी जी द्वारा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया शीर्षक से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला भारतीय गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू जी। अगला प्रश्न है कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक, आप कहते हैं ना कि बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस। क्या? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस हमारा बेसिक का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री देशांतर या फिर बेरिंग स्ट्रेट से होकर हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से होकर गुजरती है? बेरिंग स्ट्रेट या 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? ठीक है, तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर थे दोस्तों क्या? कृषि, ठीक है। क्या थी? कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। और यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्या? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखना है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता क्या थी? तो औद्योगिक विकास के बारे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा बताया गया था। 1956 से 61 तक हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी। कुल हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, और बाद में जो हमारा योजना आयोग है इसकी समाप्ति करके हमारा नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिक विकास थी, ठीक है। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, जिसके तहत दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में खोला गया, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में खोला गया, और राउरकेला इस्पात संयंत्र हमारा उड़ीसा में खोला गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में खोला गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको याद रखना है
1969 से 74 तक स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के बारे में हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली, जिसमें कृषि उद्योग खानों की प्राथमिकता के बारे में बताया गया है। और 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही हम पढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में चली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्या, गरीबी उन्मूलन व तकनीकी आत्मनिर्भरता छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही की गई थी। अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक चली, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास व नई आर्थिक नीति पेश करने से संबंधित था। तो ये सभी पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपको याद रखनी है। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी, हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित। दूसरी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 स्थिरता के साथ साथ विकास और आत्मनिर्भरता के बारे में बताती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कृषि उद्योग खानों की प्राथमिकता के बारे में बताती है। छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन में तकनीकी आत्मनिर्भरता के बारे में बताती है। नाबार्ड की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। और वहीं आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधनों के विकास और नई आर्थिक नीति से संबंधित चीजों के बारे में बताती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना, यह हमारी दोस्तों 2006 में शुरू होती है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों 2005 में। लागू 2005 में हुआ था, लेकिन शुरू कब से हुआ था? 2006 से हमारी यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना शुरू हुई थी 2006 से। लागू एक्ट कब आया था? अधिनियम का आया था 2005 में। और इसी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना को दोस्तों वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना के नाम से जानते हैं। तो याद रखना आपको कि नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2006 में। तथा यह योजना राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 एक्ट कब आया था? 2005 के तहत 2006 में शुरू की गई थी। और 2009 में इस योजना में संशोधित करके इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, यानी कि अब इसका नाम क्या है? मनरेगा कर दिया गया है, मनरेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नाम कब किया गया नरेगा का? 2009 में किया गया। नरेगा एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। शुरू कब से हुआ था? 2006 से हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सी? 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। पंचायती राज से संबंधित थी 11वीं अनुसूची। ठीक है, जिसके तहत कुल कितने 29 विषयों को शामिल किया गया है। 29 विषयों को शामिल किया गया है। और पंचायत के संबंध में आर्टिकल 243 में हम पढ़ते हैं। और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों क्या? नगर निकाय प्रणाली से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है 119वां कि कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? तो गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है। और कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा आवश्यक होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जो होती है, यह कपास के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी क्या कपास के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और कपास का अधिकतम उत्पादन कहाँ? गुजरात में होता है। ठीक है, और भारत को कपास की आर्द्र भूमि माना जाता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। ठीक है, चीन में सर्वाधिक होता है। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज का हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि सुंदर पिचाई किस कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ें बता दी हों या फिर कुछ मिस्टेक हो गई हो बोलने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं उसे कमेंट में पिनअप कर दूंगा अगर ऐसी कोई गलती हुई रहेगी तो। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताएं। और काफ़ी अच्छा दोस्तों ये कंटेंट है, एग्जाम में प्रश्न है, बार बार पूछे गए प्रश्न है, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रैक्टिस सेट्स या किसी भी ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।